हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम स्लिप डिस्क के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं स्लिप डिस्क क्या होता है और ये कैसे होता है। दोस्तों, स्लिप डिस्क जिसे हम मेडिकल टर्म में प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी कहते हैं, ये क्या होता है इसको जानने के लिए हम पहले लंबार रीजन का बेसिक एनाटमी जान लेते हैं। जैसे हमने हमारे पिछले वीडियोस में देखा था कि वहाँ पे 5 वर्टिब्रेज होती है जो एक के ऊपर एक होती है, और जो बीच में जो होता है डिस्क, जिसे हम हिंदी में गादी कहते हैं, वो होता है। उसकी जो पैथोलॉजी होती है उसे हम कहते हैं स्लिप डिस्क। अब वो जो डिस्क है उसका जो एनाटमी, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है कि वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। अभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जानने के लिए आप एक एग्जांपल ऐसे, जैसे अगर आप ऑनियन है, कांदा है, प्याज है, उसको अगर आप ऐसे काट लो तो आपको रिंग्स दिखेगी। तो उसी प्रकार वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। तो जो डिस्क का जो आउटर 1/3 एक तिहाई भाग होता है उसे हम कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस, और जो बीच का रीजन होता है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। कुछ कारणों की वजह से वो जो आपका न्यूक्लियस पल्पोसिस, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है बीच में, वो कुछ कारणों की वजह से वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो आइए देखते हैं हम वो क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये चीज होता है। छोटे बच्चों में ये जो कंडीशन है वो बहुत रेयर है, और अगर ये चीज अगर पाई भी जाती है छोटे बच्चों में तो 2 चीजों की वजह से हो सकती है। एक तो उनको इंजरी हुई हो, डायरेक्ट इंजरी हो ट्रॉमा की वजह से, या फिर दूसरा ये होता है कि उनको डेवलपमेंटल कुछ डिफेक्ट हो। फिर जो टीनेजर वाली एज होती है उसमें भी ये देखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर किसी लोगों की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ जाए तो उनमें ये प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। इसका जो बहुत कॉमन कॉज है वो है एज, जिसमें 30 से लेके 50 इयर्स के जो एज के लोग होते हैं उनमें ये बहुत कॉमनली दिखता है। दूसरी चीज ये है कि ये मेल्स में, आदमियों में ज्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल्स। इसका जो रेशियो है वो 2:1 है, मतलब 2 भाग मेल्स में होता है, 1 फीमेल्स में होता है। अगर हम रिसर्च देखें तो रिसर्च ये बताती है कि अगर 1000 केसेस है उसमें, अगर 1000 केसेस है तो उसमें से 5 से लेकर 20% के जो केसेस होंगे वो स्लिप डिस्क के होंगे। ये जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है ये आपको सर्वाइकल रीजन में भी देखने मिल सकती है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो ये बहुत ही ज्यादा आपको लंबा रीजन में दिखेगी, और स्पेसिफिकली L4, L5 और L5S1 के बीच में दिखेगी। अगर हम कंपेयर करें तो ये 15 टाइम्स ज्यादा कॉमन है लंबा रीजन में कंपेयर टू सर्वाइकल रीजन। स्लिप डिस्क की जो और अलग कॉज है उसमें से एक है कि अगर आप कोई भारी भरकम वाले काम करते हैं, जैसे हमारे लेबरर्स होते हैं जो भारी वजन उठाकर यहाँ से वहाँ रखना होता है, उनमें ये कंडीशन बहुत ही कॉमनली पाई जाती है। चंद स्पोर्ट्स की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, ट्रैक एंड फील्ड, या फिर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, मेरा मतलब जैसे वजन उठाना हो गया जिम में वगैरह, तो आपको ये बहुत ज़्यादा इजीली कंडीशन हो सकती है। जो अगला कॉमन रीज़न है वो है रिपीटेड लिफ्टिंग एंड ट्विस्टिंग। मेरा मतलब है कि जमीन से कुछ चीजें उठा लेना है और इसको वहां से वहां रखना, वो जो रिपीटेड मूवमेंट्स होती है उसमें भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जब आप नीचे की तरफ झुकते हैं तो आपका जो लंबार के जो वर्टिब्रास है वो आगे की तरफ होते हैं, तो यहाँ से जो गादी है वो पीछे की तरफ खुलने लगती है। तो अगर बहुत ज्यादा आप हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो या फिर कई समय से, काफी टाइम से आप ये रिपीटेटिव एक्शन कर रहे हो, तो धीरे धीरे उसका सरकना पीछे हो जाएगा, और फिर वो एक टाइम आ सकता है जब वो स्लिप हो जाए या फिर बल्ज बाहर आ जाए। अगला जो बहुत ही कॉमन रीजन है वो है पोस्चरल स्ट्रेस। इससे मेरा मतलब ये होता है कि हम कहीं से थके हारे आ गए हैं, घर पे है, तो हम आराम से सोफा देखा हमने, चेयर देखी हमने और आराम से गिर गए उसके ऊपर। तो हमारी जो पोजीशन होती है वो हमारे उस टाइम के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती है, लेकिन वही उसकी वजह से हमारे लंबार रीजन में वापस से फ्लेक्शन हो जाता है और वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से आपको स्लिप डिस्क हो सकता है। अगला जो कॉमन रीजन है वो है इनएडिक्वेट स्ट्रेंथ ऑफ योर ट्रंक मसल। इससे मेरा मतलब है कि आपके जो पीछे के कमर के जो मसल्स है और आगे के जो मसल्स है पेट के, वो अगर वीक है तो वो आपके जो डिस्क है उसको स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे, और अगर थोड़ा सा भी आपके ऊपर ज्यादा सा स्ट्रेस या फिर फोर्स आ गया किसी काम की वजह से या किसी और एक्टिविटी की वजह से, तो वहां पे तुरंत प्रोलैप्स होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला जो रीजन है वो है सिटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये बहुत ही कॉमन रीजन है जिसकी वजह से आपको स्लिप डिस्क हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम बैठे हुए हैं कंटिन्यूसली, तो हमारी जो स्पाइन, लंबार स्पाइन है, उसमें 100% ज्यादा स्ट्रेस आता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क के ऊपर।
तो क्या होता है कि फिर वो स्ट्रेस आके वहाँ पे कभी ना कभी थोड़ा सा भी अगर हम टर्निंग ट्विस्टिंग कर रहे हैं या फिर कुछ नीचे से उठाने गए तो तुरंत प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको फोटोज देखनी है तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, जिसमें क्लियरली इंडिकेशन है कि कौन सी एक्टिविटी करने पे आपकी लंबार स्पाइन पे कितना प्रेशर आएगा। अगला रीजन है ओबेसिटी। दोस्तों ये बहुत ही कॉमन रीजन है और ये आपको बहुत सारी बैक इश्यूज दे सकता है। इसमें भी यही होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके जो एंटीरियर एब्डोमिनल के मसल्स है वो वीक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो पेल्विक है वो आगे की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से आपको चांसेस है कि मसल इंबैलेंस की वजह से कहीं कभी आपकी डिस्क प्रोलैप्स हो जाए। अगला जो रीजन है वो है इंक्रीजिंग एज। इससे मेरा मतलब है कि डीजेनरेटिव चेंजेस। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो डिस्क जो गादी है वो धीरे 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 सिकुड़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिशन और जो सारी चीज़ें उसको लगती है हेल्दी रखने के लिए वो एज के साथ धीरे धीरे कम होती जाती है, तो उसके वजह से उसका जो थिकनेस है वो कम होते जाता है और वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो अगर थोड़ा सा भी उस एज में अगर थोड़ा सा भी आपको झटका या फिर कभी कुछ ट्विस्ट टर्निंग हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपको स्लिप डिस्क हो जाए। अब हमने देख लिया कॉजेस क्या क्या होता है, अब हम देखते हैं सिम्टम्स क्या होता है। दोस्तों जो पहला कॉमन सिम्टम है वो है लोकलाइज्ड पेन। आपको जहाँ पे आपको प्रोलैप्स हुआ होगा उसी जगह आपको पेन हो सकता है, जैसे L4 L5 रीजन के यहाँ पे या फिर L5 S1 के रीजन के यहाँ पे। दोस्तों ये जो पेन है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो प्रोलैप्स है वो किस डायरेक्शन में हुआ है। अगर प्रोलैप्स आपके किसी नर्व को इम्पिंज कर रहा है या मेरा मतलब नर्व को दबा रहा है तो उसके हिसाब से आपको वो नस जहाँ जहाँ पे आपके पैरों में जाती है वहाँ वहाँ पे आपको एक तो वीकनेस आपको फील होगी, उस मसल्स में आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो सकती है। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको उसमें टिंगलिंग या फिर चीटियाँ आना, झुंझुनाहट होना या फिर बर्निंग सेंसेशन होना, ये सारी चीजें आपको देखने मिल सकती है डिपेंडिंग कि आपकी कौन सी नस दब रही है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ये जो आपको जो सिम्टम्स है जो पेन और जो सेंसरी डिस्टर्बेंस के वो आपको एक ही पैर में दिखाई देता है, बट अगर जो प्रोलैप्स है वो एकदम बीच में है, सेंट्रल है, तो आपको ये दोनों पैर में दिखाई दे सकता है। तो दोनों पैर में आपको वीकनेस फील होगी और सेंसरी डिस्टर्बेंसेस हो गए। अगर आपको ये बायलैटरल हो रहा है तो चांसेस ये है कि आपको ये चलने में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी और फिर आप बहुत जल्दी थक जाओगे और ज्यादा कदम आप चल नहीं पाओगे, जिसे हम कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम भी कहते हैं। आपको बहुत ज्यादा तेज पेन हो सकता है आपके लोअर बैक बटक रीजन में अगर आप बहुत ज़्यादा आगे की तरफ झुकने वाले एक्टिविटीज़ करते हो, जैसे ज़मीन से कुछ उठा के रखना हो गया या फिर आपने कोई भी एक्टिविटी की जिसमें आपकी जो बॉडी है वो आगे की तरफ झुक रही है, तो आपको बैक और बटक में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि अगर वो किसी नर्व को पोक कर रही है तो आपको जो सेंसेशन है वो पीछे पैर तक भी जा सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम इसके देखते हैं टाइप्स कौन से। इसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। जो पहला है वो सेंट्रल, जिससे मेरा मतलब है कि अगर ये डिस्क है, ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क है यहाँ पे, तो ये एकदम बीचों बीच बाहर निकलता है। तो इससे क्या होता है कि ये डायरेक्टली जाके आपके स्पाइनल कॉर्ड पे इंपिंज करता है, उसको दबाता है, जिसकी वजह से आपको जो सारे सिम्टम्स है, जो सेंसरी डिस्टर्बेंसेस और जो मस्कुलर वीकनेस है वो आपको दोनों पैर में दिखाई देगी। साथ ही साथ इसके कभी कभी आपको दूसरे सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे आपके ग्रॉइन एरिया में या फिर जहाँ से मोशन पास करते हैं वो एरिया में आपको सेंसरी डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगे, जो हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा था, जिसे हम सैडल एनेस्थीसिया भी कहते हैं। अगर आपको सेंट्रल बल्ज है तो आपको जो दूसरे और फीचर्स देखने मिलते हैं उसमें से एक है कि आपका जो कंट्रोल है मोशन पास करने का और टॉयलेट करने का वो आप खो सकते हैं, जिससे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे कि उसको कब रोकना है और वो हो जाएगा आपसे। जो दूसरा टाइप है वो है पोस्टीरियर लैटरल, जिससे मेरा मतलब है कि अगर इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, अगर प्रोलैप्स यहाँ पे हो रहा है तो या तो वो राइट साइड की तरफ जाएगा या तो वो लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, लैटरली जाएगा, सेंटर में नहीं आएगा। इससे क्या होता है, अगर ये पोस्टीरियर लैटरली जाता है तो वहां से हमारे जो नर्व्स होती है, जो नस होती है वो शुरू होती है, वहां से बन के वो निकलती है, नीचे पैरों में जाती है। तो अगर पोस्टीरियर लैटरल अगर बल्ज हो रहा है तो आपकी वो नस जहां से निकल रही है वहां पे उसको इंपिंज करेगा, पोक करेगा, उसको दबाएगा, तो आपको जो सेंसरी डिस्टर्बेंसेस है वो होंगे पैर में, जैसे आपको झुंझुनाहट आना या फिर आपको चीटिया जैसे फील होना या फिर आपको एकदम इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होना। और जो आखिरी का जो टाइप है वो है लैटरल, जिससे मेरा मतलब है कि वो साइड की तरफ बल्ज होता है। इससे आपको कोई सेंसरी डिस्टर्बेंसेस ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन आपको लोकलाइज्ड पेन जरूर होगा। और अगर सेंसरी डिस्टर्बेंसेस हो भी रहे हैं तो जो 2 लेवल जो लेवल के ऊपर वाला जो नर्व होगा उसमें होने के चांसेस हैं। जैसे अगर L5 S1 के बीच में से लैटरली निकल रहा है तो आपका जो L5 वाला है, L4 L5 के बीच का जो नर्व रूट है वहां पे आपको सेंसरी डिस्टर्बेंसेस हो सकती है। दोस्तों ये जो स्लिप डिस्क या फिर PIVD जिसे हम कहते हैं, इसके 4 स्टेजेस होते हैं और ये हर एक फेज में आपको अलग अलग सिम्टम्स दे सकता है। पहला जो स्टेज है उसे हम कहते हैं बल्जिंग। इसमें क्या होता है, काफी कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से जो डिस्क है वो दब जाती है और वो स्ट्रेच हो जाती है।
इससे क्या होता है कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो थोड़ा सा बाहर आने लगता है, लेकिन जो आउटर जो एनुलस फाइब्रोसिस है वो टूटता नहीं, इंटैक्ट होता है, वो सिर्फ बल्ज आउट होता है, या आसान भाषा में हम जैसे कहते हैं साइड से फूक जाना। सेकेंड स्टेज है उसे हम कहते हैं प्रोलैप्स या फिर प्रोट्रूशन। इसमें क्या होता है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस पल्पोसस के अंदर से, वो वहां से निकल के आपके जो आउटर एनुलस फाइब्रोसिस है वहां तक आ जाता है, लेकिन आपका जो एनुलस फाइब्रोसिस है वो इंटैक्ट है, वो अभी तक फटा नहीं है, तो आपको ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट बल्ज जैसा बाहर दिखेगा। अगला जो स्टेज है वो है एक्सट्रूशन। इसमें क्या होता है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो पूरा एनुलस फाइब्रोसिस को काटते हुए बाहर निकल जाता है और ये बल्ज हो जाता है, और इसकी वजह से आपको नर्व में इंपीजमेंट या फिर स्पाइनल कॉर्ड में इंपीजमेंट हो सकता है। जो आखिरी स्टेज है उसे हम कहते हैं सिक्वेस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस पल्पोसस जो बाहर आया हुआ है, जो उसके छोटे छोटे टुकड़े होके वो उस एरिया में रह जाते हैं, तो उसके वजह से फिर आपको अगले सिम्टम्स आने लगते हैं, और ये काफी एंड स्टेज है और ये बहुत रेयर होता है। अगर ये आपको होता है तो इसका जो ऑप्शन है वो फिर ये हो जाता है कि आपको सर्जिकल रिमूवल्स करना पड़ता है, वो जो छोटे छोटे पोर्शन रह गए हैं बल्ज के उसका। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी थी और आपके किसी फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर को काम आ सकती है तो ज़रूर शेयर करिएगा उनके साथ ही साथ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा इस वीडियो पे। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय।